हेलो। तो आज के इस वीडियो में वापस से हम लोग जो सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसको हम लोग कवर करेंगे और इसमें चैप्टर थर्ड जो है उसको देखेंगे। चैप्टर थर्ड का टाइटल है आवर चेंजिंग अर्थ। तो सिक्स क्लास की पूरी जो है एनसीईआरटी कवर की जा चुकी है और ये जो कि चैप्टर थर्ड है सेवन्थ का, तो 2 चैप्टर इसके कवर किए जा चुके हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। चलो, सबसे पहले इसमें बात की जा रही है कि अर्थ जो है ये मूव करता है। देखो, तो मूव जब कर रहा है ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि अर्थ में मूवमेंट है। तो मूव क्यों करता है ये, इसको समझने की ज़रूरत है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो वही इसके चैप्टर जो है वो इट बिगिंस विद एक्सप्लेनिंग कि जो लिथोस्फेयर है, जो अपर आपका लेयर है अर्थ की, जो सॉलिड क्रस्ट वाला पार्ट है, वो क्या है कि कई टुकड़ों में आपका टूटा हुआ है। ये जो कॉन्टिनेंट है या फिर आपका जो ओशियन है, वो अर्थ आप इस तरह से जो देखते हो वो कई टुकड़ों में है। ऊपर का सरफेस में बात कर रहा हूँ, पूरा अर्थ की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर के सरफेस में। उस टूटे हुए हर टुकड़े को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेट्स। और चूंकि वो लिथोस्फेयर से बना हुआ है तो उसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। पृथ्वी पे या अर्थ पे बहुत सारे प्लेट्स हैं, जैसे आपका इंडियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। इस तरह मतलब ये सारे जो प्लेट है, प्लेट का कहने का मतलब कि उसमें मूवमेंट है। वो एक सेपरेट जो है वो एक इंडिविजुअल टुकड़ा है जो क्या है कि वो मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में। डिटेल में देखेंगे उसको कि किस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे बाकी चैप्टर्स में। इतना बस समझ लेना है कि ये जो है स्टेशनरी नहीं है अर्थ, ये मूव करता है बहुत स्लोली। ये जो प्लेट्स है आपकी, और ये इतनी स्लो मूवमेंट है कि आपका एक ईयर में कुछ मिलीमीटर ही मूव कर पाती है, मतलब सेंटीमीटर भी नहीं, मीटर भी नहीं। तो इतनी स्लो मूवमेंट है। सोचो ना कि इंडियन प्लेट इतनी बड़ी है या फिर अफ्रीकन प्लेट इतनी बड़ी है और वो 1 सेंटीमीटर से भी कम मूव करे अगर ईयर में, तो कैसे उसको मेजर कर मतलब मेजर तो चलो साइंटिस्ट वगैरह कर पाते हैं, बट फील ही नहीं होगा ना, नॉर्मल लोगों को तो फील नहीं होगा वो। बट इतना ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट होता, और जब हजारों सालों तक ये मूवमेंट होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक, तब जाकर के आपको सिग्निफिकेंस चेंज आपको देखने को मिलेगा। जब दो प्लेट जो है एक दूसरे से टकरा जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनता है, या फिर आपका रिफ्ट वैली बन सकता है जब एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो क्लियर। अब क्यों मूव, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, क्यों मूव क्यों करता है ये, रीजन क्या है मूव करने के। तो देखो, ये अर्थ की लेयर है, मतलब ये अर्थ का सरफेस है। अब अर्थ के सरफेस ये हो गया आपका क्रस्ट या फिर लिथोस्फेयर, मान लो ऊपर का लेयर, इसके नीचे ये लिथोस्फेयर हो गया। दूसरा लेयर यहाँ पे है एस्थनोस्फेयर। जब हम लोग अर्थ का लेयर देख रहे थे तो मैंने आपको उसमें बोला था कि डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरी में अर्थ के लेयर को जो है वो डिवाइड करते हैं। जैसे कंपोजिशन के बेस पे हम लोग सियाल, सीमा, नीफे बोल देते थे। फिर एक आपका जो पॉपुलर सबसे डिवीजन है वो है आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। एक और डिवीजन होता है कि जो सॉलिड पार्ट है और जो आपका लिक्विड पार्ट है उसके बेसिस पे, ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट है आपका उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे, बेसिकली जो मेंटल का पार्ट होगा, है ना। ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये किस में है आपका, थोड़ा सा मोल्टेन स्टेज में है, यानी कि पिघली हुई अवस्था में है ये। तो यहाँ पे आपका जो रॉक्स है वो मेल्ट जो है वो उस स्टेज में रहेगा, आपका मोल्टेन स्टेज में। और इसमें क्या होता है कि एक करंट पाया जाता है, हालांकि थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, चलो मैं बता देता हूं फिर भी। कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, आर्थर होम्स एक आपका साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे इसको डिटेल में। फिलहाल आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट जो है इस तरह से मूव करती रहती है, सर्कुलर, ये इस तरह से, यहां पे और मूव इधर से भी होगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से होगा, ये आपका इस तरह से होगा। अब जब ये मूवमेंट इस तरह से होगा ना, तो ये ऊपर की जो क्रस्ट है उसको भी मूव करने की कोशिश करेगी। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो चूंकि प्लेट टूटी हुई है, तो प्लेट भी इस करंट के साथ क्या होगा कि ये वाला इधर मूव कर जाएगा, और इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो ये इधर मूव कर जाएगा। यानी कि प्लेटें भी मूव कर जाएगी, किसके कारण से, जो आपका मोल्टेन मैग्मा है अंदर, उसमें जो कन्वेक्शन करंट आपका जो बह रहा है, ठीक है, उसके कारण से। तो यहां पे कह रहा है कि द मोमेंट इज काउज्ड बाय मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो मोल्टेन मैग्मा होता है
वो किस तरह से मूव करता है, वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है। इस तरह से ये सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है, मैंने आपको बताया कन्वेक्शन करंट ही पूरी की पूरी जो है वो सर्कुलर मैनर में मूव करती है। तो हमने इस स्लाइड से ये समझा कि अर्थ में मूवमेंट है। अर्थ का जो एक अर्थ जो है वो काफ़ी सारे टुकड़ों में जो है वो जो सॉलिड क्रस्ट है खास करके वो ब्रोकन है, जिसको हम प्लेट के नाम से जानते हैं, और ये मूवमेंट काफ़ी स्लो है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में जो है वो दिखता है थोड़ा बहुत चेंज इसमें। क्लियर। अब ये जो अर्थ पे मोमेंट है वो आपका क्या है, अर्थ के भीतर भी है और अर्थ के सरफेस पे भी होता रहेगा। दोनों के लिए अलग अलग जो फोर्सेस है वो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थ पे मूवमेंट के लिए, उसके बेसिस पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं इन फोर्सेस को। पहला है आपका इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो अर्थ के भीतर काम करती है, और दूसरा है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के आपका बाहर काम करती है सरफेस पे। क्लियर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो देखो अर्थ का मोमेंट है, एक मिनट में कलर इसका, हाँ, ये अर्थ मोमेंट हो गया। अब अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, तो मोमेंट जो है वो अर्थ के सरफेस पे भी है, अर्थ के भीतर भी हमने देखा प्लेटें भी मूव कर रही है, अंदर मैग्मा मूव कर रहा है, ऊपर जो आपका कुछ एजेंट विंड वगैरह है, आपका ग्लेशियर है, इसके कारण से आपका जो वाटर है, रिवर वगैरह है, वो भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, जिसको इरोजन हम लोग बोलते हैं। क्लियर। तो वो एक्सोजेनिक में आ जाएगा ऊपर वाली चीज़ों में। तो टोटल कुल मिलाकर के दो फोर्सेस काम कर रही है यहाँ पे। इंडोजेनिक आपका हो गया, फिर यहाँ पे एक्सोजेनिक हो गया। इंडोजेनिक फोर्स को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सडन फोर्सेस जो अचानक आती है, और दूसरा होता है आपका डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, यानी कि ये धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर में मूव मतलब कि आपका दिखता है इसका जो असर है। सडन फोर्सेस आपको तुरंत क्विकली दिख जाएगा। जैसे सडन में क्या होता है, अर्थक्वेक आया, बूम, खत्म। ठीक है, अगर इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है तो बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा। फिर आपका वोल्केनो होता है बहुत तेज़ी से, आपका लैंडस्लाइड हुआ, कहीं पे आप जैसे देखते हो कि बरसात हुई, आपका बारिश वगैरह हुई, या फिर माउंटेनियस एरिया में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होता है। क्लियर। तो ये आपका सडन इंडोजेनिक फोर्सेस में जो है वो आ जाएगा। फिर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में ये माउंटेन बिल्डिंग का जो आपका पार्ट होता है, जैसे दो प्लेटें मूव कर रही है इधर से एक दूसरे के डायरेक्शन में, और यहाँ पे आकर के दोनों टकराएगी। तो कभी देखा है आपने कि आपके अपने लाइफ में या फिर किसी और की लाइफ में ये चीज़ें हुई हो कि हिमालय जैसा कोई माउंटेन बन गया हो? नहीं, इसमें आपका मिलियंस ऑफ ईयर जो है वो लगते हैं। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्लेटें मूव कर रही है कितना, कुछ आपका मिली सेंटीमीटर मूव कर रही है, ठीक है, मिलीमीटर मूव कर रही है बेसिकली। तो मिलीमीटर मूव कर रही है तो आपको ये इसका जो असर है वो दिखने में काफ़ी साल लगेगा। तो ये काफ़ी स्लो मूवमेंट होती है, इसीलिए इसमें जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है उसको डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बोलते हैं। तो ये आपका इंडोजेनिक फोर्सेस की बात हो गई। अब आपका एक्सोजेनिक में देखते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब जो अर्थ के सरफेस पे काम कर रही होती है। इसमें जो इरोजनल आपका चीज़ें होती है, डिपोजिशनल चीज़ें होती है, चाहे वो रिवर के द्वारा हो, विंड के द्वारा हो, सी वेव के द्वारा हो या ग्लेशियर के द्वारा हो, जो बेसिकली काट छाट की प्रक्रिया चल रही होती है इरोजन के थ्रू, और उस काट छाट किए गए चीज़ों को, जैसे ये रॉक्स को कट कर दिया गया रिवर के द्वारा, तो ये फिर काटे गए पोर्शन को जो वियर डाउन किया गया है उसको कहीं ना कहीं तो रिवर ले जाकर के डिपॉजिट करेगी। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन, और जो काट छाट की प्रक्रिया होगा उसको बोलेंगे हम लोग इरोजन। तो ये इरोजनल और डिपोजिशनल चीज़ें जो है वो चलती रहती है एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। और इसके एजेंट कौन कौन से हैं आपके, रिवर, विंडर, सी वेव और ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर। चलो अब देख लेते हैं, चलो यहाँ पे तो इंडोजेनिक फोर्सेस, एक मिनट इस पे ये ठीक रहता है, हाँ, इंडोजेनिक फोर्सेस ये बना है आपका, इंडोजेनिक जो वर्ड है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बना है इंडो से, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो अर्थ के भीतर यानी जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो फोर्सेस काम करती है उसको इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, देख लिया है हमने ऑलरेडी, एक मिनट, दो भागों में डिवाइड करते हैं, सडन और डायस्ट्रोफिक। सडन का मतलब कि ये मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन लेके आती है, क्योंकि सडन मूवमेंट होता है उसमें अर्थ के सरफेस पे। और एग्जांपल के इसमें दे रहा है, देखो फोर्सेस अंदर होगी लेकिन जो आपका उसका इफेक्ट दिखेगा वो अर्थ के बाहर दिखेगा। जैसे अर्थक्वेक अगर आया तो नीचे कुछ मूवमेंट हुआ होगा अर्थ के, तो उसके कारण प्लेट का मूवमेंट हुआ तो आया, लेकिन नुकसान कहाँ पे होगा, नुकसान अर्थ के सरफेस पे जो लोग रह रहे हैं उसको होगा। वोल्केनो अगर फटा तो अंदर से मैग्मा निकल करके फटेगा ना, सरफेस को तोड़ करके बाद जब बाहर आएगा मैग्मा लावा के रूप में, तो वोल्केनो होगा। लेकिन नुकसान कहाँ पे होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा। वहाँ पे कोई अगर विलेज है या फिर कोई सिटी है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे होगा। लैंडस्लाइड अगर हुआ, जो माउंटेनियस एरिया में आप देखते हो कि बड़े बड़े जो आपका जो रॉक्स है वो अचानक से गिरने लगते हैं,
ठीक है, जो लैंड होता है वो बिल्कुल वो धंस जाता है नीचे, वो सब लैंडस्लाइड का हिस्सा है। तो इसके कारण से वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या हुआ कि स्लो मूवमेंट होता है, और ये आपका जैसे माउंटेन बिल्डिंग वगैरह होगा इसमें ये कवर होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सो से बना है ये, एक्सोजेनिक जो है वो इसका मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक का मतलब हमने देखा ऑरिजिन। तो वो वे सारे फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करते हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इसमें आपका जो इरोजनल फोर्सेस आते हैं और डिपोजिशनल फोर्स आते हैं उसको प्राइमरीली इसमें कंसीडर किया जाता है। और एजेंट कौन कौन से है आपका, रिवर, विंड, सी वेव और ग्लेशियर, ये हमने देखा उसमें। वोल्केनो को देखते हैं। तो वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक तरीके का जैसे ये है आपका, ये देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आपका मेंटल है, मेंटल या फिर एस्थेनोस्फीयर बोल लो नीचे, वहाँ पे आपका किस में है, ये मोल्टेन स्टेज में है, जो आपका मैग्मा है या फिर रॉक्स जो है। तो जब मोल्टेन स्टेज में है ये धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पे गैसे वैसे जब प्रेशर लगाती है तो ये आपका क्रस्ट दिख रहा है ऊपर वाला हिस्सा, एक मिनट, तो क्रस्ट दिख रहा है ये, तो क्रस्ट को तोड़ करके ये जो गैसेस वगैरह होती है वो तोड़ देती है क्रस्ट को। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम लोग जब वोल्केनिज्म बहुत डिटेल में देखेंगे तो समझेंगे उसको। बट यहाँ पे ये समझ लो कि जब ये अर्थ की क्रस्ट है, यहाँ पे नीचे कुछ आप देखोगे कि गैस वैस होगी तो तोड़ करके इसको बाहर आ जाएगी, और जो मैग्मा होती है वो भी साथ में बाहर आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्केनिज्म। तो वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है, वेंट का मतलब इस तरह से पाइप जो आप देख रहे हो, जो अर्थ के क्रस्ट को तोड़ करके मोल्टेन मटेरियल्स जो है अंदर में वो बाहर इरप्ट करवाता है, उसको वोल्केनो कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर आप देखो तो पहले इधर वेंट आपने पहले देखा, एक पाइप होती है जिससे लावा जो है बाहर निकलता है। फिर यहाँ पे जो ये निकल रहा होगा ऊपर एक आपका थोड़ा सा गड्ढा जैसा आकृति होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रेटर। यहाँ से गैसे वैसे निकलती है, जब मोल्टेन मैग्मा बाहर आती है तो उसको लावा कहा जाता है। ये आपका मैग्मा चैम्बर हुआ जहाँ पे मैग्मा जो पाई जाती है। क्लियर? चलो अर्थक्वेक देखते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है, जब अर्थ के सरफेस पे आपका वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन किसके कारण से होगा, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है इसके मूवमेंट के कारण। तो इस वाइब्रेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। जब ये वाइब्रेशन जहां पे क्रिएट होगी उसके बाद ये बाहर की तरफ जो है वो फैलती है, अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करेगी। जहां से ये मतलब क्रस्ट के भीतर जहां पे ये आपका ओरिजिन होती है किसकी, ये ट्रिमर्स की या फिर वाइब्रेशन की, अर्थक्वेक की, उसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये अर्थक्वेक का ओरिजिन जो प्लेस है, यहीं से सेस्मिक एनर्जी आपका रिलीज होगी। फिर सरफेस पे आकर के जहां पे पहली बार, यानी कि जो इसके ठीक, ये जो आपका फोकस है इसके ठीक ऊपर जो अर्थ का सरफेस होगा वहां पे एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एपिसेंटर। ये पॉइंट होता है जहां पे फर्स्ट टाइम अर्थ के सरफेस पे महसूस किया जाएगा इस अर्थक्वेक को। तो इसके बाद इस एपिसेंटर से बाहर की तरफ जो है वो वेव इस तरह से फैलेगी, जो आप ये देख रहे हो इस तरह से आपका रिंग। अब जैसे जैसे हम लोग एपिसेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे अर्थक्वेक का जो है वो इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस तरह से कहाँ पे होगा, एपिसेंटर पे होगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कहाँ पे होगा, एपिसेंटर पे होगा। ये देखो प्लेटें मूव कर रही है, ये मान लो कि दो प्लेटें हैं, किसी तरीके या तो एक दूसरे से टकराए आकर के, या फिर बगल से मूव कर जाए इस तरह से, एक इधर मूव कर गई एक इधर मूव कर गई, कुछ भी हो। तो वहाँ यानी प्लेट मूव करेगी तो आपका जो अर्थ में जो है वो ट्रिमर होगा, वाइब्रेशन होगा, उसको हम लोग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। फोकस और एपिसेंटर हमने देखा यहाँ पे कि फोकस क्या होता है, जहाँ पे ये जो मोमेंट है, ये जो एनर्जी है, जहाँ पे पहली बार आपका जहाँ से ओरिजिन बेसिकली होता है अर्थक्वेक का, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। ठीक है, और एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर ठीक उसके ऊपर होगा, एकदम 90 डिग्री भी बोल सकते हो आप, मतलब वो वर्टिकली वहाँ पे होता है। अब डायरेक्ट 90 डिग्री होगा कि नहीं, बट वर्टिकली होगा बिल्कुल वो। तो ये सरफेस पे होगा एपिसेंटर आपका। ठीक है, कहाँ पे, फोकस के जस्ट ऊपर। और यहाँ से जो एपिसेंटर से जो वेव है अर्थक्वेक की वेव, वो मूव करती है चारों तरफ, हमने देख लिया। चलो इम्पैक्ट क्या होता है आपका अर्थक्वेक का, तो इम्पैक्ट काफ़ी खतरनाक होगा। डिपेंड करेगा कि आपका कहाँ, एक तो उसका पोजीशन क्या है कि एपिसेंटर के कितना पास है, या तो खुद एपिसेंटर पे वो प्लेस है, दूसरा है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, आपका रिएक्टर स्केल में उसको मापते हैं, अगली स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो यूजुअली अर्थक्वेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग होता है, और सबसे ज़्यादा डैमेज करता है आपका एपिसेंटर के पास। वही डिपेंड करेगा कि कितना आपका उसका मैग्नीट्यूड है।
जैसे जैसे पेसेंटर से दूर जाएंगे उसका जो है वो इंटेंसिटी घटता जाता है और डिस्ट्रक्शन का लेवल भी जो होगा घटता जाएगा। अर्थक्वेक वेव क्या होगी, तो जैसे ही आपका ये वाइब्रेशन शुरू होता है, जब अर्थक्वेक आती है तो 3 तरह की वेव निकलती है, 3 टाइप की वेव। पी वेव बोलते हैं, एस वेव बोलते हैं और एल वेव बोलते हैं। पी वेव को आपका बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, और एस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसको सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं, और एल वेव को बोलते हैं आपका सरफेस वेव। ये जो पी और एल वेव है ना, ये आता है आपका अर्थ के भीतर चलता है, मतलब कि वो ट्रेवल करती है। एल वेव जो होता है सॉरी, एल वेव जो होता है वो अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती है और सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है आपकी एल वेव। चलो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग अर्थक्वेक का, तो एक टूल आता है, ठीक है, एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की हेल्प से जो है वो अर्थ के मैग्नीट्यूड को, उसकी इंटेंसिटी जो है उसको मापते हैं कि कितना जो है वो मैग्नीट्यूड का वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो आया था। जैसे मैग्नीट्यूड आप देखेंगे कि अगर 2 लेवल का, 2 या उससे कम है उसके मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल पे, ये आपका रिएक्टर स्केल का देखो फोटो है, तो 2 से कम है, 2 है या फिर उससे कम, तो उसको बोलेंगे कि ये बहुत आपका नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा इससे आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी 5 है इंटेंसिटी, तो वो थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे डैमेज कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन कम भी नहीं करेगा, मतलब वो डैमेजिंग होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये। लेकिन अगर 6 हो जाए रिएक्टर स्केल पे जो अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है ये अर्थक्वेक का, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे करेगा। और गलती से 7 हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो है वो तबाही को लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब 6 से ऊपर जो है वो आपका डैमेजिंग ज़्यादा माना जाता है, 7 तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। एक केस स्टडी है, भुज में जो है वो अर्थक्वेक आया था आपका गुजरात में, कब, 2001 में आपका 26 जनवरी के दिन आया था, जब पूरे इंडिया में आपका रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था। तो ये जो आपका कायपोचे मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें उसको दिखाया गया है कि वो जो राजकुमार राव होता है, मतलब जो दुकान अपना खोल रहा होता है, जिस बिल्डिंग में लेता है वो बिल्डिंग वहाँ पर ढह जाती है, बहुत मुश्किल से उसने पैसे जो है वो जुगाड़ किए होते हैं, तो उसमें अच्छे से उसको दिखाया गया है। बहुत डिस्ट्रक्टिव जो है वो अर्थक्वेक था आपका कहाँ पे, भुज वाला, ठीक है। तो आपका ये 2001 में आया था भुज टाउन में, जो गुजरात है वहाँ पे। कितना इसका मैग्नीट्यूड था, तो रिएक्टर स्केल पे इसको 6.9 जो है वो मेजर किया गया था। इम्पैक्ट जैसे एक स्कूल था वहाँ पे, वहाँ स्कूल में 90 से मतलब कि आपका लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट आपके वहाँ पे मारे गए थे, 31 टीचर उसमें शामिल थे, ठीक है, क्योंकि स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई थी। फ़ोन लाइन बाकी आपका पूरे सिटी में जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था, फ़ोन लाइनें वगैरह आपका ख़त्म हो गई थी, वाटर पाइपलाइन आपका टूट गई थी, जो पावर स्टेशन थे ये सब जो है वो ख़त्म हो गए थे। आपका फायर वगैरह आपका शुरू हो गया था, जो चारकल वगैरह ये सब कुकर वगैरह जो थे उसके कारण से, मतलब बहुत मतलब कि बुरा हालत हुआ वहाँ पे। वो सर्च कर सकते हो आप गूगल वगैरह पे जाकर के, आपको दिख जाएगा। प्रेसिडेंट ने जो हमारे थे उन्होंने डिक्लेयर किया इसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और बाकी जो रिलीफ वगैरह एफर्ट है वहाँ पे की गई, ठीक है। तो ये भुज में जो है वो अर्थक्वेक आया था, 6.9 इसका मैग्नीट्यूड था। तो अर्थक्वेक जब आए तो क्या क्या जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिए जाने चाहिए, प्रिपेयरनेस के बाद बेसिकली की जा रही है। तो जब भी अर्थक्वेक आए आपके आसपास आए, या मतलब जब भी आप इस सिचुएशन को फेस करो, तो ये जो चैप्टर है वो आपको कुछ सॉल्यूशन जो है वो देता है। जैसे सेफ स्पॉट आपके लिए क्या क्या है उस कंडीशन में, जो आपका किचन का काउंटर होता है, जो किचन का स्लैब होता है बेसिकली, जहाँ पे गैस चूल्हा जो होता है उसके नीचे आप छुप सकते हो। टेबल या डेस्क है, जो मजबूत कोई टेबल हो तो उसके आप नीचे छिप सकते हो, डेस्क के नीचे छिप सकते हो बचने के लिए, ताकि वो कोलैप्स वगैरह अगर छत वत हो तो बचे रहो आप। जो आपका कॉर्नर ऑफ वॉल होता है, ये जो आपका दीवार होता है 2, ये जो कॉर्नर है बेसिकली बीच का, यहाँ पे आप दीवार में सट करके जो है आप छुप सकते हो। तो ये कुछ सेफ स्पॉट है। किससे दूर रहना है आपको जब अर्थक्वेक आए, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, दूसरों को सिखाना भी है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जब ये डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वगैरह जो करवाते हैं लोग 2-3 दिनों की, उसमें यही सब सारी चीज़ें सिखाते हैं, मैंने की है तो मुझे मालूम है, क्लियर। तो ये फायर प्लेस जैसे ही है, कहीं पे कोई आग जल रही हो तो उससे दूर रहना है आपको। चिमनी वगैरह है, जहाँ से वो भी आग जहाँ पे जल रहा होता है उससे आपको चिमनी वगैरह से दूर रहनी है। जो विंडोज है, खास करके जो मिरर वगैरह है, वो चूँकि कांच के होते हैं तो ये टूटेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है उस कंडीशन में। तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए। सेफ स्पॉट आपको पता चल गया। फिर क्या है कि आपको जो अवेयरनेस है वो फैलानी है, आपके फैमिली को बताना है, फ्रेंड को बताना है, ये सारी चीज़ जो यहाँ पे आप सीख रहे हो, ठीक है, ताकि वो जब डिजास्टर आए तो वो आराम से पैनिक कंडीशन ना, मतलब पैनिक कंडीशन क्रिएट ना हो, उसको कॉन्फिडेंटली जो है वो फेस कर पाए, क्लियर। प्रिडिक्शन के लिए क्या कहा जाता है कि अर्थक्वेक को कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे, तो बहुत मुश्किल है अर्थक्वेक, क्योंकि क्या है कि सडन आता है, सडन फोर्स पे आता है, हमने देखा उसमें
क्योंकि जब आएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कुछ जो है वो बुरा होने वाला है। जैसे जब अर्थक्वेक आना होगा ना, तो ये जो एनिमल है, जो जानवर होते हैं, उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। आप नोटिस करना इस चीज़ को। जैसे खासकर जो बिल्ली विल्ली होती है, बिल्ली कभी भी आपको अर्थक्वेक जैसे कंडीशन में बाकी सारी जगहों पे बहुत कम मरी हुई आपको मिलती है, क्योंकि और पता नहीं एनिमल में होता है कि अरवर बिट्टी होती है, बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे उसको सिक्स सेंस जैसे जिसको आप बोलते हो, तो उनको पता चल जाता है उस चीज़ से। ठीक है, तो एनिमल बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जो फिश होगी पॉन्ड में, वो जो है अचानक से जो है वो एजिटेट कर जाएगी, वो गुस्से में थोड़ा मतलब वो मूव करने लगेगी बहुत तेज़ी से, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। जो स्नेक्स वगैरह होंगे वो अचानक से आपका धरती के अंदर से बाहर निकल करके सरफेस पे आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। अब लैंडफॉर्म की बात करते हैं। जो मेजर लैंडफॉर्म है उसमें जो चेंजेस आते हैं एजेंट्स के थ्रू, उसकी बात करते हैं। तो लैंडस्केप जो होता है, जो अर्थ का जो सरफेस है, वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, वो इरोड होता रहता है। किसके द्वारा? दो प्रोसेस के थ्रू। एक आपका कहते हैं हम लोग वेदरिंग, और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग का मतलब क्या है? देखो ये अगर मान लो एक रॉक्स है, एक रॉक है, अगर ये रॉक अपनी जगह पे ही रह करके टूट फूट जाए, उसका वियर डाउन हो जाए, उसको वो डिस्ट्रक्ट हो जाए अपनी जगह पे, इसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वेदरिंग। ठीक है, ये वेदरिंग का प्रोसेस होता है। इरोजन क्या होता है? फिर से ये रॉक ले लेते हैं। अगर ये रॉक, इसका डिस्ट्रक्शन या फिर रॉक में कोई इसका जो पहले से टूट गया हो वेदरिंग के कारण, वो जो उसके टुकड़े हो, वो उसमें जो काट छाट, उसका जो डिस्ट्रक्शन हो, वो उसमें मूवमेंट के कारण हो। और मूवमेंट किसी भी कारण से हो सकता है, रिवर के कारण से हो सकता है, विंड के कारण से हो सकता है, ग्लेशियर के कारण से हो सकता है। यहां ध्यान देना है बस कि अगर इसमें मूवमेंट के कारण हो, वो मूव कर रही हो, तब वो टूट फूट उसमें हो रही हो, उस प्रोसेस को, जो टूट फूट की जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम लोग इरोजन। क्लियर? तो आपका जो वेदरिंग है वो क्या है? एक स्टैटिक प्रोसेस है, अपने उसी प्लेस पे होती है। लेकिन इरोजन जो है वो एक क्या है? डायनामिक प्रोसेस है, वो मूवमेंट के कारण से यहाँ पे होता है। तो वेदरिंग यहाँ पे देखो दिया है कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, इरोजन क्या है कि जब ये वाटर वगैरह, विंड वगैरह या आइस वगैरह के कारण ये मूवमेंट होगा तो इरोजन होगा। क्लियर? रॉक का टूटना फूटना इरोजन होता है। मतलब कि वेदरिंग और इरोजन दोनों होगा, डिपेंड करता है मूवमेंट है या नहीं है। नहीं होगा तो वेदरिंग, मूवमेंट है तो इरोजन। अब ये जो इरोडेड मटेरियल होगा, ये वेदरिंग के कारण मान लो कि ये जो टूट फूट इसमें हो गया, वियर डाउन हुआ आपका, किसकी? रॉक्स की। तो इसको क्या करेगी? वापस से इस पर इरोजनल एक्टिविटी काम करेगी। या तो अगर कोई रॉक है तो वहां से अगर कोई रिवर वगैरह पास होगा तो भी उसका इरोजन होता रहेगा धीरे धीरे उसके सरफेस पे, या फिर जहां जहां से जो है वो वाटर क्रॉस करेगी या विंड क्रॉस करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका मटेरियल होगा, जो आपका इरोडेड मटेरियल है या फिर जो रॉक्स है, उसको तोड़ फोड़ कर करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इरोजनल एजेंट के द्वारा। ट्रांसपोर्ट होगा मतलब उसमें मूवमेंट होगी। मूवमेंट होने का मतलब ही है कि उसमें विंड काम करेगा, वाटर काम करेगी, आइस जो है डिपेंड करेगा कि वो किस एरिया में है। अगर ड्राई एरिया में होगा तो वहाँ विंड काम करेगा। अगर आपका जो जहाँ पे रेनफॉल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर जो है एजेंट काम करेगी। अगर माउंटेनियस एरिया में बहुत ठंडा है तो ग्लेशियर काम करेगी वहाँ पे। क्लियर? अगर सी एरिया में है तो आपका सी वेव काम करेगी, आपका ये वियर डाउन करने में, काट छांट करने में। तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये जो आपका मटेरियल, जो तोड़ फोड़ जिसमें की जाएगी, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर के इसका डिपोजिशन भी होगा। तो इसके कारण से एक जो आपका यहाँ पे मान लो कि रॉक का टुकड़ा था, इसको ख़त्म कर करके ये इसके जो मटेरियल से कहीं जाकर के डिपोजिट किए गए, तो जहाँ पे आपका वहाँ पे एलिवेशन था वो आपका प्लेन कर दिया गया। जहाँ पे आपका प्लेन था, इसका डिपोजिशन हुआ तो वहाँ पे एक नई जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट लैंडफॉर्म का जो है वो फॉर्मेशन अर्थ के सरफेस पे होता रहता है। किसके कारण से? आपका इरोजन और डिपोजिशन के कारण से, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के कारण से। बेसिकली इरोजन होगा तभी होगा वो सारी चीज़ें। तो अब मेजर जो लैंडफॉर्म है बेसिकली उसको अब कवर करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। सबसे पहले रिवर के द्वारा देखते हैं कि रिवर के द्वारा क्या लैंडफॉर्म बनेंगे। पहला है आपका वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है कि जब रिवर पास कर रही होती है कहीं से, खास करके प्लेटो रीजन में बनता है ये, तो ये आपका अचानक से कोई वैली आ जाएगी तो ये नदी जो है वहाँ पे, रिवर जो है अचानक यहाँ से आपका गिरती हुई ऐसा आपको मालूम पड़ेगी। गिरती हुई रहती, मालूम क्या पड़ती है, एक्चुअल में गिर रही होती है वो। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे वाटरफॉल, इस फीचर को बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल वर्ल्ड का कौन सा है? आपका एंजल फॉल्स है। कहाँ पे है ये? वेनेजुएला में है। बाकी जो आपका फेमस बाकी वाटरफॉल है उसको देख लो। नियाग्रा फॉल है आपका, ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। विक्टोरिया फॉल्स, ये भी काफ़ी फेमस है आपका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है ये। जाम्बेजी नदी है एक रिवर, उस पे विक्टोरिया फॉल जो है वो लोकेटेड है। तो वाटरफॉल ये हो गया।
फिर मियंडर क्या होता है? मियंडर जब ये रिवर पास होती है आपका कहाँ पे, खास करके जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे जब रिवर, जैसे क्या है कि वो सबसे पहले आपका माउंटेन एरिया से निकलेगी, फिर धीरे धीरे आपका प्लेन एरिया में आपका इंटर करेगी। तो जब प्लेन एरिया में रिवर आती है ना, तो वो इस तरह से आपका जो मूव करेगी, ये जो मूवमेंट आपका दिख रहा है, ठीक है, उसको टेढ़ा मेढ़ा, उसको हम लोग बोलते हैं इसको मियंडर। क्लियर? ऑक्सबो लेक क्या होता है? मतलब ये रिवर जो है एक तरफ डिपोजिशन कर, मतलब मियंडर के बनने के काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, वो बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो बाकी चैप्टर में धीरे धीरे कवर किया जाएगा, है ना। तो चलो मियंडर इतना ही समझ लो आप कि ये जो आपका रिवर मूव कर रही है और उसका पानी, और ये इस तरह से आपका सांप की तरह जो एकदम स्नेक की तरह जो मूव करती रहती है, उस स्ट्रक्चर को मियंडर बोलते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊँ, लेकिन क्या है कि वो उस चैप्टर के आपको हिसाब से मुझे चीज़ें समझानी पड़ती है, वरना क्या होगा कि फिर मैं एक ही चैप्टर में सारी चीज़ डिस्कस कर जाऊंगा और वो आपका 2-3 घंटे का लेक्चर हो सकता है। मेंडर पे बहुत चीज़ें डिस्कस करने को, ठीक है, कि कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, एक साइड पे आपका डिपोजिशन होगा, एक साइड पे आपका क्या होता रहता है, आपका कटाव होता रहता है, ठीक है, कटिंग होती रहती है, तो यहाँ पे ये होता है, उसके कारण से ये आपका जो बढ़ता रहेगा, देखिए वो पोर्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, ये पोर्शन भी आपका बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ता बढ़ता एक समय ऐसा आएगा, जैसे ये रिवर जो है ये मान लो कि पास हो रही थी ऐसे, पहले रिवर यहीं से पास हो रही थी, ये होगा ऐसे, लेकिन ये पोर्शन जाकर के क्या होगा कि ये मिल गया, डिपोजिशन यहाँ पे होता रहा, ये मिल गया, तो ये फिर धीरे धीरे रिवर यहाँ से पास होने लगेगी, क्योंकि पानी बंद हो जाएगा इधर का। तो जब ये रिवर यहाँ से पास होगी तो ये जो पोजीशन है वो लेफ्ट आउट हो जाता है, बिल्कुल छूट जाता है, और इस तरह से एक लेक टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सबो लेक। तो मेंडर जो है वो मेंडर लूप का ही एक पार्ट होता है जो कट ऑफ हो जाता है, किसके कारण से, जब ज़्यादा डिपोजिशन आपका उसके मुंह पे हो जाएगा, उसके माउथ पे हो जाएगा, तो वो कट ऑफ हो जाती है, बेसिकली पानी जो है वो बगल से जो है वो क्रॉस कर जाता है, ठीक है, रिवर अपना नया रास्ता बना लेती है। फ्लड प्लेन क्या होता है, ये जो रिवर आप देख रहे हो, तो ये अपने आसपास के एरियो में इसका जो वाटर है वो घुस जाता है, तो जब वाटर घुसेगा तो इसके साथ जो सेडिमेंट होगा बेसिकली वो भी आपका यहाँ पे घुस जाएगा। तो जब एक समय ऐसा होगा कि फिर पानी का लेवल नीचे आ जाएगा वापस रिवर में, लेकिन सेडिमेंट जो होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट रह जाएगा इसके आसपास वाले एरिया में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन। ये जो ग्रीन का पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ये फ्लड प्लेन है। लीव क्या होता है, ये फ्लड प्लेन के आप साइड में जो आप देख रहे हो इस तरह से आपका यहाँ पे एक ऊंचा, नदी के आसपास आप जब जाओगे तो किनारे पे क्या होता है, थोड़ा सा वो ऊंचा होता है, तो वो जो ऊंचा स्ट्रक्चर है यानी कि बांध जो उसका बेसिकली होता है उसको हम लोग लीव बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर बैंक आपका जो रेज पोर्शन होगा उसको लीव बोलते हैं। चलो डेल्टा क्या होता है, तो जब नदी जो है वो रिवर जो है वो सी से मिलने वाली होगी, सी तरफ जाएगी, तो चूंकि अब वो उसका स्लोप बहुत आपका लो होता है, बिल्कुल प्लेन में वो बह रही होती है, तो सेडिमेंट जो होती है उसके साथ वो धीरे धीरे डिपोजिट करती रहती है वहाँ पे, और डिपोजिशन के कारण क्या होगा कि ये सी के माउथ के पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे ब्रांचेज में रिवर जो है वो बढ़ जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे डिपोजिशन वगैरह करने लगेगी। तो इसके कारण से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है आपका ट्रायंगल के शेप में, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जब सी के माउथ पे रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट होकर के ला रही है उतनी दूर से, वो यहाँ पे जब डिपॉजिट कर देती है तो उसके डिपोजिशन से जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वही बेसिकली डेल्टा होता है, और इसके थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब इन बिटवीन इस प्रोसेस में आपका ये बहुत सारे ब्रांचेज वगैरह बन जाती है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो रिवर के द्वारा लैंडफॉर्म हमने देखे, अब देखते हैं कि सी वेव जो है वो क्या क्या लैंडफॉर्म यहाँ पे क्रिएट करती है। तो सी में जो वाटर होगा उसमें जो है वो वेव, जैसे ये देखो आप, ये फिगर दिखाता हूँ पहले आपको, तो ये आपका वेव वगैरह आता रहेगा सी में। तो कोस्टल एरियाज में जो आपके रॉक्स वगैरह होंगे, मान लो कि कहीं पे हिल वगैरह है, तो वहाँ पे ये वेव टकराती रहेगी, ये जो वाटर है सी की, तो जब वेव टकराएगी तो उसमें कुछ काट छट करेगी, यानी कि इरोजन करेगी। फिर जब ये इरोजन करेगी तो उसके बाद जो मटेरियल इससे कट करके निकलेगा वो कहीं ना कहीं डिपोजिशन करेगी। तो इरोजन डिपोजिशन ये साथ में चीज़ें सी वेव के द्वारा भी आपका की जाती है। क्लियर? क्या आपका लैंडफॉर्म बनेंगे, देखो सबसे पहला बनता है आपका सी केव। सी केव क्या होता है, देखो इसी पे बताता हूँ, पहले आपको समझ में आ जाए, तो टेक्स्ट आप देख लोगे तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे लगातार ये रॉक से टकरा रही है आपका सी वेव, तो ये इस पोर्शन पे जो नीचे वाला पोर्शन होगा जहाँ से वो टकरा रही होगी वो धीरे धीरे उसको काट करके हटाने लगेगी, तो ये केव जैसी जो है वो स्ट्रक्चर जो इस तरह से आपका बन जाएगा, अंदर मतलब हॉलो होगा, उसको हम लोग सी केव के नाम से जानते हैं। फिर ये जैसे यहाँ पे भी पहले की केव बना होगा, इसको काट करके धीरे धीरे ये पूरा कट करते चली जाएगी, इस तरफ निकल जाएगी, तो यहाँ पे ये जो आर्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसको सी आर्क बोलते हैं। फिर ये जब पूरा कट जाएगा, सपोज करो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे एक इस तरह का, ये जो आप देख रहे हो अकेला एक
आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर बचेगा रॉक का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका सी केव हो गया, जो इस तरह से हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सी केव बोलते हैं। सी आर्क वगैरह इस तरह से आपका होगा, जो ये वाला पूरा का पूरा जब कट करके निकल जाएगा, हमने देख लिया पिक्चर में, ये सी आर्क है आपका, ये सी केव है। स्टैक क्या होगा, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बना उसको स्टैक बोलते हैं। सी क्लिफ क्या होता है, देखो ये कहीं जाकर के, या फिर इस पे तो आपका बीच एरिया नहीं, बीच नहीं, जो साइड का एरिया है नहीं दिख रहा है ना, मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे ये आपका सी होगा, ये सी वाटर है, फिर कहीं ना कहीं लैंड एरिया आएगा। तो अगर लैंड एरिया इस तरह से सिर्फ उस पर सैंड वगैरह हो, जहां देखो थोड़ा सा सही मुझे बनाने दो, एक मिनट। क्या है ना कि ये सी है, ये सी वाटर है, फिर कहीं पे इस तरह से लैंड वगैरह शुरू हो जाता है, यहाँ पे आप देखते हो कि सैंड वगैरह आपको दिखी रहती है। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, बीच। ठीक है, ये बीच हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे सी जो है वो अब्रप्टली खत्म हो जाता है और लैंड एरिया में सीधे आपको आपका इस तरह से माउंटेनियस एरिया देखने को मिल सकता है, या फिर क्या है कि प्लेटो कहीं पे, मतलब ये रॉक आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, रॉकी एरिया। ठीक है, क्लिफ वगैरह, जैसे बरकला आप जाओगे कभी, केरला में एक जगह है, तो वहां पे इधर सी है और यहाँ सीधे जो है आपका माउंटेन टाइप, माउंटेन नहीं है बेसिकली हिल है। ठीक है, तो ये मतलब यहां से जब आप देखोगे तो सीधे आपको सी दिखेगा, नीचा एकदम बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लिफ। लेकिन जब जेंटली आपका यहां से सैंड वगैरह यहां पे जमा हो तो उसको बीच बोला जाता है, बिल्कुल सी के बगल में। तो क्लिफ क्या होता है, ये स्टीप रॉकी कोस्ट होता है, जो आपका वर्टिकली आपका सी वाटर से राइज कर रहा होता है, बिल्कुल वर्टिकली। यहाँ पे ये बिल्कुल सी का वाटर है, यहाँ पे खत्म हो जाएगी और सीधे आपका रॉकी एरिया आ जाएगा आपका। क्लियर? कोई हिल होगा, कोई माउंटेन भी हो सकती है, जो भी हो सकता है, तो क्लिफ है ये। बीच वगैरह क्या होता है कि जब सी वेव जो है वो डिपॉजिट करती रहती है, यहाँ पे ये आपका सी वेव है, डिपॉजिट कर रही है सेडिमेंट, ये आपका ज़्यादातर सैंड वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो जेंटल, जैसे गोवा वगैरह में आप जाते हो तो सी वहाँ पे बीच वगैरह है, लेकिन बरकला जा रहे हो तो वहाँ पे क्लिफ बीच है वो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सी क्लिफ हो गया। मैं अगर फिगर ऐड कर देता तो ज़्यादा बेटर होता, मैं ट्राई करूँगा कि ऐड कर दूँ ऊपर में ही एडिटिंग के समय ये। चलो, हालांकि आप गूगल जा करके देखना, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा क्लिफ और बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लिफ का वाला पार्ट हो जाएगा और ये आपका बीच हो जाएगा। बीच में यहाँ पे ये आपका बीच वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पे सैंड वेंड होगा, ये आपका वाटर है इधर। अब आइस क्या क्या लैंडफॉर्म जो है वो बनाती है वो देखते हैं। आइस बेसिकली जो ग्लेशियर होते हैं माउंटेन एरिया में, वो आपका यहाँ पे लैंडफॉर्म बनाएंगे। ग्लेशियर को रिवर ऑफ आइस भी कहा जाता है। जैसे रिवर में वाटर मूव करती है, उसी तरीके से आपका माउंटेनियस एरिया में ग्लेशियर जो है मूव करती है, तो वो मतलब रिवर की तरह मूव करती है बेसिकली, इसीलिए उसको ग्लेशियर बोलते हैं। इरोजनल वर्क भी करेगी ये, डिपोजिशनल वर्क भी करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से वो ग्लेशियर मूव करेगी आपका वैली से, तो वैली की जो आपका नीचे का जो सरफेस होगा उसमें जो आपका रॉक्स होगा उसको काट छाट करती चलेगी, जो आपका साइड का रॉक होगा उसको जो है उसमें इरोजन करेगी। फिर जहाँ पे जाकर के ये पूरी की पूरी जो ग्लेशियर पिघल जाएगी, कहीं जाकर के पिघलेगी, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे डिपोजिशन कर देगी, उसको हम लोग मोरैन वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये बुलडोज करती है सॉइल को, स्टोन को, जो आपका नीचे वाले आपका उसके जो बिलो होती है, बेसिकली उसके सरफेस में होती है, उसको उसके साइड में होती है उसको। ठीक है, तो ये इरोजनल वर्क हो गया उसका। लेक का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पे कहीं पे क्या होगा ना कि हॉलो जगह पे होगा, वहाँ पे आइस अगर मेल्ट कर गई, कोई आपका मान लो कि ट्रेंच वगैरह है, गड्ढा वगैरह है, तो उसमें क्या होगा कि आइस मेल्ट करके वहाँ पे पानी जम जाएगा, पानी जमेगा, वाटर जमेगा, तो क्या होगा, लेक के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, फिर ग्लेशियल मोरेन क्या होते हैं, ये जो इसमें इरोजन हुआ, ये जो साथ में रॉक्स वगैरह लेकर चल रही है, एक मिनट यार, ये कलर का तो अलग ही लफड़ा हो गया है मुझे। ठीक है, इस वाले पे देखो येलो ज़्यादा सही दिखता है, इस वाले पे आपका रेड सही दिखता है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर वगैरह चल रही है, साथ में मैंने बोला आपको कि ये आपका इरोजन करती चलेगी, रॉक वगैरह के टुकड़े लेकर चलेगी, तो कहीं जाकर के जब मेल्ट हो जाएगी ना, तो वहाँ पे जमा कर देगी। ये जो आपका टिल होता है, ये जो आपका डिपोजिशन होगा, उसको हम लोग ग्लेशियल मोरेन के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसमें बड़े रॉक्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे रॉक्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सब हो सकता है आपका, छोटे टुकड़े से लेकर के बड़े टुकड़े तक। चलो, अब विंड के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जाती है, तो विंड भी आपका एजेंट है किसका, ये भी इरोजन करती है, ये भी डिपोजिशन करती है, खास करके जो एरिड एरिया होगा, तो जो आपका मरुस्थल वाला, मतलब कि ये जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे, तो मान लो कि वहाँ पे कोई रॉक्स है, तो यहाँ पे हवा चल रही है, इसमें हवा लगेगी बार बार। अब जैसे जब एयर चलती है यहाँ पे ना, तो चूंकि सैंड वगैरह भी इधर होते हैं, तो सैंड को भी उड़ा करके ले चलती है। तो जब सैंड और हवा साथ में दोनों टकराएगी ना, तो क्या होगा कि ये जो रॉक है उसमें थोड़ा थोड़ा ये कटाव करती रहती है, इरोजन करती रहती है। फिर इसका जो पार्टिकल गुजरे, मतलब कि ये गिरेगा, वो फिर
आपका विंड के द्वारा उड़ा करके कहीं और जो है वो आपका जमा किया जाएगा, डिपोजिशन किया जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे कई सारे फीचर आपका बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं पहले क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है आपका मशरूम रॉक। ये मान लो कि कोई रॉक है, अब इसका नीचे वाला पोर्शन काट दें जो एयर है, और ऊपर वाला पोर्शन उसी तरीके से रह जाए, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। देखो ये इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा आपका इरोजन हो गया और ये वाला ऊपर कम इरोजन हुआ, तो ये मशरूम के शेप में आपको वहाँ पे रॉक जो है वो देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं क्या, मशरूम रॉक। क्लियर। चलो दूसरा है आपका सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है, जब ये जो आपका सैंड के टुकड़े होंगे या आपका डेजर्ट एरिया में, तो उसको विंड उड़ा करके एक जगह पे इकट्ठा करती रहेगी इस तरह से हिल शेप में, या फिर ये वाला इस तरह से पोर्शन में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून। तो डिपोजिशनल फीचर है बेसिकली ये। लोएस भी आपका सैंड ड्यून की तरह पूरी तरह से नहीं होता सैंड ड्यून, बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये हिल लाइक स्ट्रक्चर आपका होगा, ये इस तरह से। लोएस क्या होता है, प्लेन वगैरह भी हो सकता है। लोएस भी है ना, ये आपका सैंड के डिपोजिशन के कारण ही बनता है। जब सैंड जो है वो विंड के द्वारा उड़ा करके इसको ले जाया जाएगा बहुत लंबे डिस्टेंस पे और डिपॉजिट कर दिया जाएगा बहुत लार्ज एरिया में, तो वो जो डिपोजिशन इस तरह से सैंड का होगा उसको क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। लोएस आपका सबसे ज़्यादा बड़ा जो लोएस है, सबसे ज़्यादा बड़ा डिपोजिशन जो है लोएस का पाया जाता है कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं चैप्टर को। क्या क्या देखा हमने, तो हमने देखा कि जो अर्थ है काफ़ी डायनामिक एंटिटी है। ठीक है, ये मूव करती रहती है आपका किस फोर्सेस के कारण, इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। दोनों एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। क्लियर। फिर जब मूवमेंट होता है प्लेट का, लिथोस्फेरिक प्लेट का, तो उसके कारण से आपका अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है, डिस्ट्रक्शन होता है इससे। और इसके जो बाकी जो ऊपर जो आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रही है, ये जो एजेंट काम कर रहे हैं, चाहे आपका रिवर हो, विंड हो, इसके कारण से लगातार जो लैंडस्केप है उसमें बदलाव किया जाता है, नए लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। पुराने लैंडफॉर्म जो एक्चुअल में है ऑलरेडी है, उसको जो है वो ख़त्म कर करके दूसरा जो है वो उसको प्लेन कर दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।